नमस्कार। नारी शक्ति और बंधुओं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे पिछले जितने भी वीडियो हैं उनको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया है, हमारे प्रोग्राम की सराहना की है और हमें नए विषयों की ओर जाने की प्रेरणा दी है। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मुहूर्त। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे एपिसोड रहे हैं उसमें हमने मुहूर्त के ऊपर कभी कुछ नहीं कहा है। तो मैंने संज्ञानिक लिया 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं। 22 जनवरी 2024 लग्न, उसमें लग्न में देखिए बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति लग्न में है। कहा जाता है शास्त्रों में लग्न का देवगुरु 1.25 लाख दोषों का विनाश करता है। तो उस समय जो लग्न है, लग्न में देखिए केंद्र में बृहस्पति है, दूसरे स्थान पर चंद्रमा है। चंद्रमा वृष राशि का चंद्रमा है जो कि उच्च का माना जाता है। उसके बाद जो प्लेनेटरी सिस्टम का किंग है यानी कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिससे कि सारे ग्रह आच्छादित होते हैं। ये 10वें स्थान पर है। 10वां स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी सत्ता का केंद्र माना जाता है। 10वां स्थान मेदिनी में प्रधानमंत्री, लोकसभा, इसका केंद्र बिंदु माना जाता है। लेकिन 9वां स्थान देखिए, 9वां स्थान किस चीज का है? 9वां स्थान है धर्म, कर्म, चैरिटी। धर्म के द्वारा लोगों में विचार का संचरण करना। तो यहाँ पे देखिए 3 ग्रह हैं। इसमें देखिए असुरों के गुरु कंफर्ट्स के शुक्र हैं, उसके बाद कमांडर इन चीफ मार्स हैं, और उसके बाद इंटेलिजेंस, विजडम, आईक्यू, इसके प्लेनेट बुध जी हैं। तो अब आप ये देखिए कि 3 जो ग्रह हैं 9वें स्थान में, इनका होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। और जो बृहस्पति की दृष्टि 9वें स्थान की होती, यानी कि देवगुरु बृहस्पति 3 प्लेनेट्स पे। अभी देखिए देवगुरु असुरों के गुरु दोनों लोग मिल गए, यानी कि जो असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं वो असुरों के गुरु, लेकिन उनको सबसे ज्यादा महत्व प्राप्त है। 20 साल की उनकी महादशा होती है। तो इसमें जो बृहस्पति जी हैं, बृहस्पति जी महाराज, इनकी दृष्टि इस पर पड़ रही है। राहु केतु 6-12 एक्सिस पे कोई बहुत अच्छी एक्सिस नहीं मानी जाती, लेकिन जो और उत्कृष्ट चीज है इस समय आप देखिए कि शनिश्चर महाराज ये 11वें स्थान में है। तो 11वां स्थान क्या होता है? आय का भाव होता है। 11वां स्थान सम्मान का होता है। 11वां स्थान पुरस्कार का होता है। और 11 ये शनिश्चर महाराज ये अपने घर में है। और 10वें यानी कि जो कर्म क्षेत्र में शनिश्चर महाराज हैं ये यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो 10वें और 11वें का एक दूसरे में आपस में परस्पर संबंध है। तो मिला जुला करके ये बहुत ही अच्छी स्थिति बन रही है। उधर आगे की तरफ हमने चंद्र कुंडली दिखाई है। तो चंद्र कुंडली कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन यह है कि 9वां स्थान जो यहाँ पर 8वें स्थान में कभी कभी इसको अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके लिए बृहद व्याख्या करनी आवश्यक है। तो इसके अनुसार आप ये देखिए कि इसमें जो प्लेनेटरी पोजीशन दिखाई गई है ये 12 बजे की हमने दिखाई। 12 बजे की क्यों दिखाई है? क्योंकि मैंने माना है कि अगर अभी दिन निर्धारित नहीं है, दिन का यानी कि अपराह्न या पूर्वाह्न निर्धारित समय स्पष्ट नहीं है, लेकिन जब कोई मुहूर्त न मिलता है तो कहते हैं अभिजीत मुहूर्त, यानी 11:45 लेके 112 तक उसमें नक्षत्र लिया जाता है। तो ये हमने इसलिए इसका उस समय अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे की ये कुंडली बनाई है। अब उस दिन देखिए क्या है, मृगशिरा नक्षत्र क्या है, मृगशिरा योग है, इंद्र करण है, बालो। अब मृगशिरा नक्षत्र कौन सा होता है? और सबसे अच्छा नक्षत्र, यानी कि जो कार्य आपको फिक्स्ड कार्य के लिए किया जाना चाहिए,
यानी कि जो पक्का होना चाहिए वो होता है स्थिर लग्न में। स्थिर लग्न में पुनर्वसु, पुनर्वसु में क्या हुआ था, भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। दूसरा उसमें रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र, वो भी स्थिर नक्षत्र है, उसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसके अतिरिक्त तीनों उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद और उत्तर फाल्गुनी, ये तीनों आते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है और आपके पास स्थिर नक्षत्र नहीं उपलब्ध है, तो स्थिर नक्षत्र से मिलते जुलते 4 नक्षत्र होते हैं, यानी कि जो स्थिर नक्षत्र में कार्य किया जाता है वो 4 अन्य नक्षत्रों में कार्य किया जा सकता है। और वही नक्षत्र कौन है, उसमें सबसे प्रमुख मृगशिरा है, उसके बाद उसमें चित्रा है, और उसके बाद उसमें रेवती आता है, और उसके बाद उसमें अनुराधा आता है। तो यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में 22 जनवरी 2024 की स्थिति है। अब इसके बाद मैंने इसमें दशा देखी, तो इसमें जो दशा है, अंतरदशा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी कि जो मंगल की है, मंगल में 13/10/2028 तक यहाँ लिखा है मंगल, यानी कि मंगल की 10 साल की दशा होती है, आधी दशा गुजर चुकी है, आधी दशा का भोग आगे करना है। और मंगल के बाद आप देखिए कि राहु की दशा आएगी। अब राहु की दशा यदि आप इसको माने 12वें स्थान का राहु कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हो सकता है विदेश से डोनेशन आए, विदेश से बहुत ज्यादा लोग आए और इस प्राण प्रतिष्ठा की धूम आगे चल के 5-6 साल बाद ये मंदिर का इतना भव्य स्वरूप हो जाए, विदेशों से बहुत ज्यादा दर्शक, बहुत ज्यादा लोग इस स्थान को देखने के लिए आए और उनके मैक्सिमम फुटपाथ पड़े, ये एक उसका कयास लगाया जा सकता है। और इसके बाद इसके साथ साथ फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा कि इसमें जो जेमिनी लगाई, तो जेमिनी लगाने में पाराशरी के अतिरिक्त अगर आप जेमिनी लगाइए तो जेमिनी देखिए जो सन है, यानी कि सूर्य है, सूर्य को जीके कहते हैं, ज्ञाति कारक कहते हैं, ये उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो 9वें स्थान है, 9वें स्थान पर आप देखिए तो इसमें अमात्य कारक हैं, इसमें भात कारक हैं और उसमें धारक कारक हैं, और दूसरा में जो एके है, एके भी आत्मकारक एक अच्छा माना जाता है। तो अगर आप इसको मान लीजिए कि जेमिनी सिस्टम से देखें तो जेमिनी सिस्टम से भी ये मुहूर्त है बहुत ही श्रेष्ठ प्रतीत होता है। और जेमिनी में अगर आप ये दशा देखें, चर दशा देखें तो चर दशा ईरिश की चलेगी। ईरिश माने मेष राशि, मेष राशि कहाँ है, लग्न में है, लग्न में कौन बैठा है, देवगुरु बैठा है। तो यानी कुल मिला जुला करके अगर आप इसमें जेमिनी सिस्टम भी लगाएं तब भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और इसके बाद जेमिनी के बाद तीसरा मैंने अष्टक वर्ग भी लगाया। अष्टक वर्ग में कुल बंधुओं सर्वाष्टक वर्ग में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा मत यह है कि अगर पाराशरी सिस्टम आप लगा रहे हैं तो पाराशरी के साथ फिर उसके बाद जेमिनी लगाइए। जेमिनी के बाद अगर आप केंद्र में 4 ग्रह हैं, अगल बगल स्थानों में है, तो आप उसमें मंडूक लगा सकते हैं, और उसके बाद अष्टक वर्ग लगाइए और जो आपके जीवन की घटनाएं हैं उनका विश्लेषण कीजिए, तब जाकर के आपको सही स्थिति पता लगेगी। और एक चीज मैं और बता दूं, अगर कुंडली का समय सही नहीं है तो जेमिनी से बहुत साधारण है जेमिनी, आप मोटा मोटी अनुमान लगा सकते हैं कि ये वर्ष में अगर ये घटनाएं हुई हैं तो हमारी कुंडली सही है। मैंने सोचा कि इस चीज को बताना यहाँ प्रासंगिक होगा। तो जब इसके बाद हमने अष्टक वर्ग लगाया तो अष्टक वर्ग में भी देखिए जो केंद्र है, केंद्र में इनको 28 अंक मिले हैं, ठीक ठाक है। 11वां स्थान बहुत अच्छा माना जाता है, वहां 34 अंक है। 7वें स्थान में 37 अंक है, ये भी 5वां भी अच्छा माना जाता है, ये भी अच्छे। 23 बहुत अच्छा नहीं है लेकिन 25 से नजदीक है, तो 9वां स्थान भी ठीक है। तो अगर आप इसको अष्टक वर्ग भी लगाएं, सर्वाष्टक वर्ग, तो सर्वाष्टक के जो भी मापदंड हैं, उनके जो भी पैमाने हैं, उनका जो मत स्थिर किया है उसके अनुसार पर भी यह उस दिन का जो मुहूर्त निकाला गया है ये उपयुक्त प्रतीत होता है। इसके बाद जब मैंने इसमें डिग्री देखी तो सूर्य इस स्थान पर है, सूर्य 7 डिग्री का है। 7 डिग्री का सूर्य आप इसको कह सकते हैं कि बस उसकी युवावस्था आरंभ होने वाली है, तो ये ठीक सूर्य माना जाएगा। चंद्रमा थोड़ा सा आप इसको कह सकते हैं वृद्धावस्था में है, 27 डिग्री है, लेकिन चंद्रमा 27 डिग्री है अपने घर में, तो वो एक अच्छा परिणाम देगा। इसके बाद आप ये मार्स, यहाँ माने मंगल, मार्स और उसके बाद मरकरी और वीनस, ये मार्स, मरकरी, वीनस से 3 ग्रह एक स्थान में। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि जब 2 या 2 से अधिक ग्रह एक ही स्थान में रहते हैं तो जो ग्रह सबसे कम डिग्री का होता है उसमें विजेता होता है। अब इसमें विजेता कौन हो गया, शुक्र। अब शुक्र क्या चीज है, शुक्र असुरों के गुरु हैं। अब असुरों के गुरु सब में विजेता हो गए तो क्या करेंगे, कंफर्ट देंगे, हर प्रकार का संसाधन, हर प्रकार की सुख सुविधा,
हर प्रकार का आमोद प्रमोद, हर प्रकार का चढ़ावा उपलब्ध कराएंगे। तो ये मिला जुला करके उस समय बहुत ही अच्छी स्थिति बन गई है। सैटर्न भी देखिए, जो शनि है 11वें स्थान का शनि ठीक ठाक माना जाता है, त्रिक स्थान कहते हैं। 3 6 11, 3 6 11 को क्या कहेंगे? त्रिक स्थान। त्रिक स्थान माने टेढ़ा। टेढ़ा किसको कहेंगे दर्शकों? टेढ़ा कौन है? टेढ़ा है कृष्ण भगवान। करो कुबज कुटिलता तजो न दीन दयाल, सुखी होंगे सरल चित बसत त्रिभंगी लाल, ये बिहारी जी ने कहा है। तो त्रिक स्थान 3 6 11, 3 6 11 में अगर खराब आपके ग्रह हो गए तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। 11 में शनिश्चर महाराज बैठे हैं, अच्छा रिजल्ट देंगे। कुल मिला जुला करके इसमें बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा। और इसके साथ मैं थोड़ा सा आपको भगवान श्री राम के जन्म के बारे में भी बता दूं। जो कहा गया है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, यानी कि चैत्र मास की नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष, पक्ष क्या था? शुक्ल पक्ष था। यहाँ क्या है? शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, यानी कि शुक्ल पक्ष था, अभिजीत मुहूर्त था, जिसमें कि भगवान श्री राम का जन्म हुआ। और ये वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है कि उसमें जो लग्न था, लग्न कर्क राशि का था। अब मैं अपने को इतना सामर्थ्यवान नहीं मानता हूं कि वो कुंडली यहाँ ड्रा करूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वो कर्कट लग्न, यानी कि कर्क लग्न की कुंडली भगवान श्री राम की थी। और उसमें जो जितने भी प्लेनेट थे, पहला स्थान लग्न में कर्क थी 4 4 7 10 1, यानी चारों केंद्र में सभी ग्रह अपने सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर थे। केवल राहु केतु के बारे में मतांतर है। कुछ लोग कहते हैं 6 12 की एक्सिस थी, कुछ लोग कहते हैं 3 9 की एक्सिस थी। केवल एक बुध, एक ग्रह तो बाहर ही होना है, बुध भी ठीक ठाक ग्रह है, लेकिन यहाँ पर बुध को एक तरह से कहते हैं कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो बुध 11वें स्थान में था, जो कि अलग था। एक चीज आपको अन्यत्र नहीं मिलेगी। भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो पुनर्वसु नक्षत्र का जो चरण था, आखिरी चरण था। तो आखिरी चरण था, तो इसका मतलब 16 साल में से 12 साल निकल गए थे, 4 साल बैलेंस बचा। तो जब उनका जन्म हुआ था तो उस समय 4 साल उनको बृहस्पति की दशा मिली थी। और बृहस्पति के बाद मित्रों शनि की दशा हुई। शनि की दशा कितने साल की होती है? 19 साल की। तो 1904 23 साल हो गया, 1904 23 साल हो गया। और उसके बाद जब उनको 17 साल की मरकरी की दशा मिली, बुध की दशा थी, तो 4 साल आप उसमें से निकाल दीजिए, तो कहते हैं 27 साल में उनका वनगमन हुआ। तो इस तरह से प्लेनेटरी पोजीशन पे आप ये बता सकते हैं कि जब बुध की दशा खत्म हुई तब वापस वो अयोध्या आए थे। तो इस प्रकार का एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जो उस समय पाराशरी सिस्टम नहीं था, त्रेता युग में पाराशरी सिस्टम नहीं था। पाराशरी सिस्टम कब आया? ये आया द्वापर में, महाभारत के समय आया। लेकिन उस समय प्लेनेटरी बेस्ड एनालिसिस की जाती है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जन्म के समय वो उनका जो मुहूर्त था वो वशिष्ठ जी ने निकाला था, और उनका विवाह का मुहूर्त विश्वामित्र ने बनाया था। लेकिन उनको तो कुछ ईश्वर का अवतार था, उनको आप किसी कुंडली किसी सीमाओं में नहीं बांध सकते हैं। उनको तो ये सृष्टि की इस प्रकार की कार्रवाई उनको करनी थी, इसके निमित्त उनका जन्म हुआ था। तो मित्रों, मेरा यही कहना है कि जो भी अभी समय इसका निर्धारित नहीं किया है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे का हमने जो चार्ट बनाया हुआ है, यह एक श्रेष्ठ चार्ट है। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम लगाता हूं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय और अपने कमेंट अवश्य हमको सूचित करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।